दोस्तों, आज आप सुनेंगे व्योमकेश बख्शी सीरीज की अगली कहानी, टैरंटुला मकड़ी का जहर। व्योमकेश पिछले 1 महीने से एक जालसाजी के केस को सुलझाने में लगा हुआ था। सुबह शाम जब भी देखो बड़ी बड़ी फाइलों में उलझा रहता। धीरे धीरे इस सब का असर उसके स्वास्थ्य पर भी दिखाई देने लगा। जब भी मैं उससे इस बारे में बात करता तो वो 2 टूक जवाब देता, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अजीत। लेकिन उस शाम मैं जिद पर अड़ गया। देखो व्योम, अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। आज हम घूमने जा रहे हैं तो जा रहे हैं। 2-3 घंटों के लिए तुम्हारा बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। हम लोग लेक जाएंगे और वहां पर थोड़ा समय बिताएंगे। तुम्हारा जालसाज 2 घंटों में भाग नहीं जाएगा कहीं। मेरी जिद के आगे उसने हथियार डाल दिए और हम लोग लेक पहुंच गए। वहां घूमते हुए अचानक मुझे अपना एक पुराना मित्र दिखाई पड़ा। वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा था, उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज में चला गया था। मैंने उसे वहीं से आवाज़ दी, अरे ओ, तुम मोहन हो ना? कैसे हो भाई? वो चौंक कर रुका और मुझे देखकर खुशी से उछल पड़ा। अरे अजीत, तुम! कितना अरसा हो गया तुम्हें देखे। कैसे हो, कहाँ हो आजकल? सब ठीक तो है ना? अभिवादन के बाद मैंने उसका परिचय व्योमकेश से करवाया। मोहन बड़ा ही खुश होते हुए बोला, ओहो, तो आप ही हैं व्योमकेश बख्शी। आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। मैं अक्सर सोचा करता था कि व्योमकेश बख्शी के केसों को लिखने वाला अजीत बंद्योपाध्याय कहीं मेरा पुराना दोस्त अजीत ही तो नहीं है। लेकिन पक्का आज ही पता चला। आजकल क्या कर रहे हो? मैंने उससे पूछा। मोहन ने बताया, मैं कलकत्ते में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर हम लोग 1 घंटे तक साथ साथ घूमते रहे। इस दौरान मुझे कई बार ऐसा लगा जैसे मोहन कुछ कहना चाह रहा हो पर रुक जाता हो। व्योमकेश ने भी इस बात को महसूस किया, इसलिए उसने कह ही दिया, अरे रुक क्यों जा रहे हैं डॉक्टर साहब, जो मन में है वो कह डालिए। मोहन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जी दरअसल एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन बताने में थोड़ा संकोच हो रहा है। असल में वो इतनी छोटी सी समस्या है जिसे आपको बताना पता नहीं मुनासिब होगा भी या नहीं। कहीं आप मेरी बात पर हंसे ना। व्योमकेश ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, आपको देखकर मुझे नहीं लगता कि आपकी समस्या हंसने लायक है, बल्कि मुझे तो लगता है कि आप उस बात से काफ़ी चिंतित हैं और उसे हल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं व्योमकेश बाबू। मेरे लिए तो ये बात जी का जंजाल ही बन गई है। ऐसा नहीं है कि मैं चुपचाप बैठा हूँ। अब तक जितना मुझसे बन पड़ा मैंने वो हर उपाय आजमाया है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये हो रहा है कि एक बीमार बूढ़ा व्यक्ति जिसका पूरा शरीर लकवे से ग्रस्त हो, कैसे हर दिन मुझे चकमा दे रहा है। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को दे रहा है। मैं आपको संक्षेप में सारी बात बता देता हूँ। दरअसल मैं एक बहुत ही अमीर परिवार का फैमिली डॉक्टर हूँ। ये परिवार काफ़ी पुराना है। इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और बहुत मोटी आमदनी। इसके अलावा एक पूरी मार्केट के ये लोग मालिक हैं, जिसका सारा भाड़ा इनके पास आता है। घर के मालिक का नाम है नंदूलाल बाबू और वो ही मेरे पेशेंट हैं। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने बहुत सी बुरी आदतें पाल लीं और इसीलिए 50 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनके शरीर ने जवाब दे दिया और अब वो रोगों का एक घर बन गया है। आर्थराइटिस तो उनको काफ़ी पहले ही हो गया था और अब तो लकवा भी मार चुका है। उनके चरित्र का वर्णन करने के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। बदतमीज़, बेहुदा, गाली गलौज करने वाले, धोखेबाज, चालाक और बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हैं वो। सच कहूँ तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे घटिया इंसान दूसरा नहीं देखा। उनकी पत्नी और पूरा परिवार भी है, लेकिन उनका व्यवहार किसी से भी ठीक नहीं है। वो आज भी उसी नर्क में जीना चाहते हैं जिसमें जवानी में जिया करते थे। लेकिन उनके शरीर की ताकत खत्म हो चुकी है और अब वो सब सहने लायक नहीं रही। इसीलिए उनके मन में एक भयंकर और अजीब गुस्सा पैदा हो गया है, जैसे बाकी सब लोग उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार हों। वो हमेशा यही कोशिश करते रहते हैं कि कैसे किसी को दोषी बनाकर उससे गाली गलौज किया जाए। उनका शरीर कमज़ोर है, दिल की बीमारी भी है, इसलिए अपने कमरे से तो बाहर वो जा नहीं सकते। अपने कमरे में बैठे बैठे पूरी दुनिया को गालियां देते हैं और लिख लिख कर पन्ने भरते जाते हैं। पता नहीं कहाँ से उन्होंने अपने दिमाग में ये भ्रम पाल लिया है कि वो एक बड़े ही महान लेखक हैं और इसीलिए काली स्याही से कभी लाल स्याही से पन्नों को भरते रहते हैं। पब्लिशर्स को भी गालियां देते हैं।
कहते हैं कि वो भी उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं और इसीलिए उनकी लिखी हुई रचनाओं को छापते नहीं। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या लिखते हैं वो? पता नहीं क्या करते हैं, कहानी या फिर कुछ बायोग्राफी, भगवान ही जाने। मैंने तो एक बार उनके एक पेज पर नज़र डाली थी, उसके बाद दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई। अगर कभी तुम उस कूड़े करकट को पढ़ लो तो खुद भगवान भी आकर तुम्हें शुद्ध नहीं कर पाएंगे। आज के नए युवा लेखक भी उनके लेखन को पढ़कर बेहोश ना हो जाएं तो कहना। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इतने घटिया आदमी के अंदर और इससे ज़्यादा कोई अवगुण नहीं हो सकते, लेकिन सही बात यह है कि उनके अंदर अभी और भी अवगुण मौजूद हैं, और वो भी बहुत ही भयंकर अवगुण। आपका तो इस तरह के दुष्चरित्र व्यक्तियों से काफ़ी पाला पड़ता रहता होगा व्योमकेश बाबू, जो शराब, गांजा, कोकीन और इसी तरह की चीज़ों का नशा करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि कोई आदमी मकड़ी का जूस पीता हो? मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या कहा? मकड़ी का जूस? ओरे बाबा, ये क्या बला है? मोहन ने बताया, कुछ खास किस्म की मकड़ियां होती हैं जिनके शरीर से जहरीला जूस निकाला जाता है। व्योमकेश के मुंह से अचानक निकला, टैरेंटुला डांस। ये एक ज़माने में स्पेन में काफ़ी पॉपुलर था। टैरेंटुला नाम की इस मकड़ी के काटने पर लोग घोड़े की तरह डांस करने लग जाते थे। ये एक बहुत ही घातक जहर है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन हमारे देश में इसका प्रयोग करते मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। मोहन ने जवाब दिया, आपने सही कहा व्योमकेश बाबू, टैरेंटुला डांस। ये टैरेंटुला जूस साउथ अमेरिका की स्पेनिश अमेरिकी जनजातियों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। टैरेंटुला मकड़ी का जहर बहुत ही घातक और जानलेवा होता है, लेकिन अगर बहुत ही मामूली सी मात्रा में इसका उपयोग किया जाए तो ये नसों में एक अजीब सी सनसनी पैदा कर देता है, और आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो आदमी इस नशे का आदी हो वो इस नशे के बिना भला कैसे रह सकता है। लेकिन इसका लगातार उपयोग करना जानलेवा होता है। ऐसा आदमी निश्चित रूप से लकवे का शिकार होता ही होता है, और वही नंदू बाबू के साथ हुआ है। मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने ये शौक़ अपनी जवानी में शुरू किया होगा। बाद में जब उनका शरीर अपंग हो गया तब भी वो उसे छोड़ नहीं पाए। मुझे उनका फैमिली डॉक्टर बने करीब 1 साल हो चुका है। तब तक वो इस जहर के पक्के आदी बन चुके थे। पहला काम जो मैंने किया वो था उनके इस नशे पर रोक लगाना। मैंने उनसे साफ कह दिया कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो ये नशा उनको छोड़ना पड़ेगा। शुरू में इस बात पर काफ़ी नोक झोंक हुई। वो छोड़ने को तैयार नहीं थे और मैं उन्हें नशा करने नहीं देना चाहता था। आखिर मैंने उनसे कहा, मैं इस जहर को आपके घर में घुसने नहीं दूंगा। मैं देखता हूँ कि आप कैसे इसे लेकर आते हैं। वो बहुत ही भद्दे तरीके से हंसे और बोले, अच्छा ये बात है, ठीक है, मैं इसे लेता ही रहूंगा, देखता हूँ साले तुम रोकते कैसे हो। और इस प्रकार मेरे और उनके बीच एक युद्ध की शुरुआत हो गई। परिवार के सारे सदस्य मेरे ही साथ थे और इसीलिए घर में मोर्चाबंदी करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। उनकी पत्नी और बेटों ने बारी बारी से उनके कमरे पर पहरा देने का काम शुरू कर दिया, ताकि रूम के अंदर उस जहर को ले जाने का कोई भी उपाय ना किया जा सके। अब खुद तो वो अपंग हैं, इसलिए बाहर जाकर वो उसे ला नहीं सकते। लेकिन इतनी मोर्चाबंदी और पहरेदारी सब कुछ बेकार रहा, क्योंकि उसके बावजूद भी उनका नशा जारी रहा। किसी को नहीं पता कि वो ये काम कैसे करते हैं। पहले तो मुझे शक हुआ कि ये ज़रूर उनके परिवार के किसी सदस्य का ही काम है, इसलिए एक दिन मैं खुद पहरे पर जाकर बैठ गया। लेकिन आप ये देखिए कि मेरी पहरेदारी के बावजूद उन्होंने उस दिन 3 बार जहर लिया। ये मुझे तब पता चला जब मैंने उनकी नब्ज़ की जांच की, लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि उन्होंने कब और कैसे वो जहर लिया। उसके बाद मैंने उनके कमरे की पूरी तलाशी ली, हर कोना हर चीज़ को छान मारा। सभी आने जाने वालों के अंदर दाखिल होने पर रोक लगा दी गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। वो अभी भी हर रोज़ जहर ले ही रहे हैं। अब मेरी समस्या ये है कि मैं ये कैसे पता लगाऊं कि उनको मकड़ी का जहर मिलता कैसे है और कब वो लोगों को चकमा देकर उसे गटक जाते हैं। इतना कहकर मोहन रुक गया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, व्योमकेश अचानक एक झटके से खड़ा हो गया और मुझसे बोला, अजीत चलो हमें जल्दी घर जाना है। मुझे अचानक कुछ ख्याल आया है और अगर मेरा अनुमान सही है तो समझो जालसाज का केस हल हो ही गया बस। मुझे ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी। मैंने उससे कहा, शायद तुमने मोहन की कहानी ठीक से सुनी नहीं।
अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सारी कहानी पूरी सावधानी से सुनी है। ये समस्या वाकई बड़ी विचित्र है और फिलहाल मैं इसे समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन इस समय मैं इसे समय नहीं दे सकता। मोहन को भी इन बातों से काफ़ी ठेस पहुंची, लेकिन अपने भावों को छिपाते हुए उसने कहा, जी हाँ, ये तो यूं ही बेकार की बात है, आप छोड़िए इसे। ऐसे छोटे मोटे मामलों में आपको उलझाना सही नहीं है। मैंने तो बस वैसे ही कह दिया था। एक डॉक्टर के लिए इससे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ की बात और क्या हो सकती है कि वो एक आदमी को अपनी आंखों के सामने जहर से मरता देखता रहे, चाहे वो आदमी कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो। अब व्योमकेश थोड़ा विचलित हो गया। उसने कहा, देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इस केस को नहीं देखूंगा, लेकिन मुझे इस केस को सुलझाने के लिए कम से कम कुछ घंटे का वक्त तो चाहिए ही, और फिर मैं उस व्यक्ति से भी मिलना चाहूँगा। लेकिन ये सब कुछ आज नहीं हो पाएगा। आप निश्चिंत रहिए। इस समय मुझे फ़ौरन अपने घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से उस जालसाज को पकड़ने के लिए मुझे एक बार अपने कागज़ों पर नज़र दौड़ाना ज़रूरी है। इसलिए आज भर के लिए नंदूलाल बाबू को शांति से अपनी खुराक लेने दीजिए। कल से मैं उनके जहर पर रोक लगा दूंगा। मोहन ने हंसकर उत्तर दिया, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप केवल मुझे कल के लिए समय बता दीजिए ताकि मैं आपको लेने के लिए अपनी कार भेज सकूं। व्योमकेश ने एक पल सोचा, फिर बोला, मेरा एक सुझाव है। आप क्यों ना अजीत को अपने साथ ले जाएं? इससे आपकी बेचैनी में भी आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। एक बार अजीत वहां जाकर सारा मुआयना कर लेगा और फिर वो जो रिपोर्ट मुझे देगा उसके आधार पर मैं कल तक आपकी समस्या का हल कर दूंगा। व्योमकेश का ये प्रस्ताव सुनकर मोहन के चेहरे पर निराशा की परत छा गई। व्योम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अजीत क्योंकि आपका दोस्त है इसलिए शायद आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन दिल छोटा मत कीजिए। अजीत अब पहले वाला अजीत नहीं रहा। सत्य के एक अन्वेषी के साथ रहकर वो भी पूरा अन्वेषी बन चुका है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि यहाँ तक संभव है कि अजीत खुद ही आपकी पहेली का हल खोज निकाले, और अगर वो सफल नहीं भी हो पाया तो मैं तो हूँ ही। आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। जी ठीक है, मोहन ने मरे से स्वर में कहा। व्योम ने मुझे एक तरफ बुलाकर कहा, ठीक से सारी चीज़ों का मुआयना कर लेना, और हाँ, आने वाली डाक के बारे में पूछना बिल्कुल मत भूलना। सालों से व्योमकेश को इतने गूढ़ रहस्यों को सुलझाते देखने के बाद अब मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि आखिर ये ऐसा कौन सा मुश्किल केस है जो मैं हल नहीं कर सकता। मोहन ने मेरी काबिलियत पर जो इतना संदेह दिखाया था उससे कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा आहत हुआ था, और मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए मैं इस समस्या का समाधान करके ही रहूँगा। यही निश्चय करके मैं मोहन के साथ चल दिया। हम दोनों ने बस पकड़ी और अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ये एक काफ़ी बड़ा सा घर था। गेट पर ही दरबान खड़ा था। अंदर दाखिल होकर जब हम बरामदे में पहुंचे तो वहां करीब 20 साल का एक लड़का मिला। ये नंदू बाबू का बड़ा पुत्र था अरुण। वो हमें उनके कमरे तक ले गया। दरवाज़ा खटखटाने पर अंदर से कठोर आवाज़ आई, अरे अब कौन साला आमरा, मुझे परेशान मत करो, मैं लिख रहा हूँ। अरुण ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं अरुण हूँ, डॉक्टर साहब आए हैं, दरवाज़ा खोल दो अब है। अंदर से जिसने दरवाज़ा खोला वो अरुण का छोटा भाई था। उसकी उम्र करीब 18 साल की रही होगी। अरुण ने धीरे से पूछा, ले लिया क्या? उत्तर में अभय ने निराशा भरी हाँ में सिर हिलाया। कमरे में घुसते ही मेरी नज़र पलंग पर पड़ी। पलंग कमरे के बीच में था, जिसके ऊपर नंदूलाल बाबू अपनी दुबली पतली काया में तकिए के सहारे अधलेटे पड़े हुए थे। हाथ में था खुला पेन और आग बरसती नज़रों से हमें देख रहे थे। सिर के ऊपर एक ट्यूब जल रही थी और बगल में टेबल लैंप से रोशनी हो रही थी। उनकी आयु करीब 52-53 होगी, लेकिन बाल पूरे सफ़ेद हो चुके थे। त्वचा पीली पड़ी हुई, कद छोटा, शरीर का मांस करीब करीब सूख चुका था, जिसके कारण चेहरे के दोनों ओर की हड्डियां उठकर नुकीली हो गई थीं और उनकी तोते जैसी नाक होठों तक झुकाई थी। निचला होठ लटक कर नीचे की तरफ झूल रहा था। कुल मिलाकर उन्हें देखकर एक दुष्ट प्रेतात्मा का सा एहसास होता था। वो बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से लगातार मुझे घूर रहे थे। ऊंची गुर्राती आवाज़ में गरजे, अबे ओ डॉक्टर, ये कौन है तेरे साथ? क्यों आया है यहाँ? इससे कहो चला जाए यहाँ से, एकदम अभी की अभी। मोहन ने मुझे इशारे से कहा कि उनकी बातों पर ध्यान न दूं। फिर उसने उनके करीब जाकर उनकी कलाई थाम ली और उनकी नब्ज़ चेक करने लगा। एक पल बाद उसने कहा, तो आपने फिर से जहर ले लिया? हाँ,
ले लिया तो ले लिया, तुझे क्या, तेरे पेट में क्यों दर्द होता है बे? मोहन ने अपने होंठ चबाते हुए कहा। ऐसा करके आप अपने आप को ही बर्बाद कर रहे हैं, और पता नहीं क्यों ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है। आपने अपने दिमाग को जहर से सड़ा लिया है। अच्छा, ऐसा है? मैंने अपने दिमाग को सड़ा लिया है? क्या बात है! तुम्हारा दिमाग तो चुस्त दुरुस्त है ना, तो तुम मुझे पकड़ क्यों नहीं लेते? मेरे चारों तरफ तो तुमने पहरा लगा रखा है, फिर भी नहीं पकड़ पाते ना। आपसे तो बात करना ही फिजूल है नंदूलाल बाबू। मेरे ख्याल से आपको आपके हाल पर ही छोड़ देना बेहतर होगा। नंदूलाल बाबू अभी भी नहीं माने। न जाने क्या क्या उल्टी सीधी बकवास करके वो डॉक्टर को चिढ़ाते रहे। मैं उनकी हरकतें देखकर हैरान था। इतने भौंडे और भद्दे मजाक, वो भी अपने जवान बेटों के सामने। ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मोहन ने मेरे पास आकर कहा, अजीत, जो भी देखकर अपना मुआयना करना चाहते हो जल्दी कर लो और फिर चलो यहाँ से। अब इनकी बकवास सहन नहीं होती। नंदूलाल बाबू का अब तक का घटिया मजाक अचानक रुक गया। उन्होंने मेरी तरफ जहरीली नजरों से देखते हुए कहा, मुआयना कर लो? तुम कौन होते हो बे मुआयना करने वाले? तुम कर क्या रहे हो मेरे घर में? अपने आप को बड़ा तीस मार खा समझते हो? कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी चालें यहाँ नहीं चलेंगी। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। सारे के सारे चोर उचक्के आवारा बदमाश इकट्ठे हो गए हैं यहाँ। अरुण धीरे से हमारे पास आकर बोला, प्लीज़ आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। एक बार नशा कर लेने के बाद इनका अपने ऊपर काबू नहीं रहता। ये ऐसे ही पागल से हो जाते हैं। व्योमकेश ने मुझसे सारे तथ्यों को अच्छी तरह से जांच करके मुआयना करने को कहा था। इसलिए मैं मन ही मन कमरे की सारी चीज़ों की लिस्ट बनाने लगा। कमरा काफ़ी बड़ा था, जिसमें कई चीज़ें थीं। पलंग, कुछ कुर्सियाँ, अलमारी, एक छोटी बेड साइड टेबल। मेज़ पर टेबल लैंप के अलावा कागज़, पेन, स्याही वगैरह रखे थे। लिखे हुए कागज़ वहाँ फैले हुए थे। मैंने एक कागज़ को उठाकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन 2-3 लाइनों के बाद मुझसे पढ़ा ही नहीं गया। पूरा कागज़ अश्लील बातों से भरा हुआ था। मोहन सही कह रहा था कि उनका लेखन एमिल जोला जैसे लेखक को भी शर्मसार कर देगा। और ऊपर से लेखक महोदय ने एक कमाल और भी किया था। कुछ ज़्यादा मज़ेदार लाइनों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उनको लाल स्याही से मार्क भी कर रखा था। सच में अपने पूरे जीवन में मैंने इतना घटिया और घृणित दिमाग आज तक नहीं देखा था। अपनी उबकाई को रोकने की कोशिश करते हुए मैंने उस आदमी को देखा, लेकिन तब तक वो फिर से लिखने में बिजी हो चुका था। उसका पार्कर पेन तेजी से लिखता जा रहा था। जब उनका वो पेज खत्म हो गया तो उन्होंने लाल स्याही वाला मार्कर पेन उठाकर बड़े ही ध्यान से कुछ लाइनों को मार्क करना चाहा, लेकिन उसमें इंक खत्म हो गई थी। इसलिए उन्होंने स्टैंड में रखी लाल स्याही की दवात से फिर से स्याही भरी और फिर से अपने काम में लग गए। मैंने अब अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाया। अलमारी में कुछ आधी खाली दवाइयों की बोतलों के अलावा और कुछ नहीं था। ये दवाएं मोहन की दी हुई थीं, उसने मुझे बताया। कमरे में 2 दरवाजे और 2 खिड़कियां थीं। एक दरवाज़ा जिससे हम अंदर आए थे और दूसरा बाथरूम में खुलता था। मैंने बाथरूम भी जाकर देखा। सब कुछ नॉर्मल ही था। तौलिया, साबुन, तेल, टूथपेस्ट आदि के अलावा वहाँ और कुछ नहीं था। खिड़कियाँ उन्होंने मुझे बताया कि हमेशा बंद ही रहती हैं, कभी खुलती नहीं। तभी मेरी नज़र दीवार के आले में रखे चांदी के बने इत्र होल्डर पर पड़ी। उसमें सुई रखी हुई थी। मैंने उसे उठाकर देखा और धीरे से अरुण से पूछा, क्या ये इत्र का इस्तेमाल करते हैं? पता नहीं, कह नहीं सकता, लेकिन अगर करते होते तो उनके शरीर से उसकी खुशबू आती, लेकिन मैंने कभी इत्र की खुशबू महसूस नहीं की। और ये इत्रदानी कब से है यहाँ? काफ़ी टाइम हो गया, पिताजी खुद ही खरीद कर लाए थे। उत्सुकता से मैंने रुई के एक टुकड़े को इत्र में भिगोकर अपनी पॉकेट में रख लिया। फिर मैंने पूरे कमरे को भरपूर नज़रों से फिर से देखा। नंदूलाल बाबू की नज़रें बराबर मेरा पीछा कर रही थीं। उनके चेहरे पर अब भी व्यंग्य भरी मुस्कान थी। फिर हम लोग बाहर बरामदे में आकर बैठ गए। मैंने कहा, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, कृपया सही सही उत्तर दीजिएगा। क्या आप लोग लगातार इनकी पहरेदारी करते हैं? और कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं? जी हाँ, हम लगातार पहरेदारी करते हैं। अभय है और मेरी माँ और मैं, हम लोग बारी बारी से पहरे पर बैठते हैं। नौकर या किसी भी बाहरी आदमी को हम अंदर नहीं जाने देते। क्या किसी ने इनको कभी नशा लेते हुए देखा है? जी नहीं, कभी नहीं देखा, लेकिन जब लेते हैं
तो उसके बाद उसके असर से हमें पता चल जाता है। क्या किसी ने ये देखा है कि वो जहर कैसा होता है? जब वो खुलकर लिया करते थे तब मैंने देखा था। वो सफ़ेद पारदर्शी पानी जैसा तरल पदार्थ है जिसको पहले वो होम्योपैथिक दवा की बोतल में रखते थे। फलों के जूस में उसकी कुछ बूंदें डालकर वो लिया करते थे। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वैसी बोतल अब उनके कमरे में नहीं है? जी हाँ, निश्चित रूप से। हमने कमरे की कई बार तलाशी ली है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तब तो जाहिर है कि वो कहीं से आता है। कौन लाता होगा भला? यही तो हमें नहीं पता। क्या आप तीनों के अलावा कोई और आदमी कभी भी कमरे में नहीं घुसता? सावधानी से सोचकर मेरी बात का जवाब दीजिएगा। जी नहीं, डॉक्टर के अलावा और कोई भी नहीं। क्या इनके डाक से कोई पत्र आते हैं? जी नहीं। कोई पार्सल या कुछ और? जी हाँ, हफ्ते में एक बार उनके नाम से एक रजिस्टर्ड लिफाफा आता है। कहाँ से आता है? कौन भेजता है? अरुण का सिर संकोच से झुक गया। जी, कलकत्ता से ही आता है। भेजने वाली एक ज्यूइश औरत है, रेबेका लाइट। ओह, तो ये बात है। क्या आप लोगों में से किसी ने देखा है कि उसके अंदर क्या होता है? जी हाँ, उसमें बस कुछ कोरे कागज़ होते हैं और कुछ नहीं। और कुछ भी नहीं? जी नहीं। क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसमें उन कोरे कागज़ों के अलावा और कुछ नहीं होता? जी नहीं। हालांकि पिताजी खुद साइन करके पत्र लेते हैं, लेकिन खोलता उनको मैं ही हूँ। उन कोरे कागज़ों के अलावा मैंने उसमें कभी कुछ नहीं देखा। क्या हर एक पत्र को हर बार तुम ही खोलते हो? कहाँ पर खोलते हो? जी, पिताजी के कमरे में, जहाँ पर पोस्टमैन पिताजी को साइन करने के बाद वो चिट्ठी देता है। लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात है। खाली कोरे कागज़ों को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने का क्या मतलब है? जी, मैं नहीं जानता, अरुण ने कहा। मैं काफ़ी देर तक पागलों की तरह बैठा रहा। फिर मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। पहली बार जब रजिस्टर्ड लिफाफे का जिक्र हुआ था तो मुझे लगा था कि मैंने निशाना मार लिया है, लेकिन बाद में जब निराश होना पड़ा तो लगा कि वो दरवाज़ा तो अभी भी वैसे ही बंद है। अब मुझे समझ में आ रहा था कि ये रहस्य है तो आसान, लेकिन इसे सुलझाना मेरी बुद्धि से बाहर की बात है। इसके लिए तो व्योमकेश जैसी तेज धार वाली बुद्धि की ज़रूरत है। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक और विचार आया। मैंने अरुण से पूछा, अच्छा ये तो बताइए, क्या नंदूलाल बाबू किसी को पत्र लिखते हैं? जी नहीं, अलबत्ता हर महीने मनी ऑर्डर ज़रूर भेजते हैं। किसे? अरुण का चेहरा फिर से शर्म से लाल हो गया और वो बोला, जी उसी ज्यूइश औरत को। इस पर मोहन ने स्पष्टीकरण दिया, वो कभी नंदूलाल बाबू की। ओह, समझा। कितनी रकम भेजते हैं? काफ़ी बड़ी रकम। हमें नहीं पता क्यों भेजते हैं। अब मेरे पास पूछने के लिए और कुछ नहीं था। मैं उठ खड़ा हुआ और घर की तरफ चल दिया। जब मैं घर पहुंचा तो 8 बजने वाले थे। व्योम अपने कमरे में था। मुझे देखकर उसने सवाल किया, क्या रहा? रहस्य खुला? नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने सारा ब्यौरा विस्तार से व्योमकेश को बताया। उसने बड़े ही ध्यान से सब कुछ सुना। मैंने उससे सवाल किया, तो तुम वहाँ कब जाओगे? मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन गहराई से नहीं सोच पा रहा। ये जालसाज, पता नहीं। और इतना कहकर व्योमकेश फिर से अपनी मेज़ पर झुक गया। मैं समझ गया कि उसका दिमाग अभी भी उसी केस में अटका हुआ है। मैं वहाँ से उठकर ड्राइंग रूम में आ गया और आराम कुर्सी पर लेटकर फिर से सोचने लगा। जो भी हो, आखिर इतना मुश्किल भी क्या है? ऐसा क्यों है कि मैं इसे सुलझा नहीं सकता? सुलझा सकता हूँ। फिर से शुरुआत करता हूँ। कोरे कागज़ रजिस्टर्ड पोस्ट से क्यों आते हैं? क्या उन कागज़ों में किसी गुप्त स्याही से लिखा हुआ कोई संदेश है? अगर वो है भी तो उससे नंदूलाल बाबू को क्या फ़ायदा? उससे उनको जहर कैसे मिलता है? चलो मान लिया कि जहर कमरे में किसी तरह उन तक पहुंच भी गया, लेकिन फिर वो उसे छिपाते कहाँ पर हैं और कैसे छिपाते हैं? होम्योपैथी दवाओं की बोतलों में उसे रखते कैसे हैं, और वो भी इतनी नज़रों के सामने? इतने लोग उनके कमरे में जांच पड़ताल के लिए आते रहते हैं, लगातार पहरा रहता है, तो फिर कैसे करते हैं वो ये सब? यही सब सोचते हुए मैं 5 सिगार पी गया। एक भी प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं समझ में आया। मैंने उम्मीद छोड़ ही दी थी कि अचानक फिर मुझे एक विचार सूझा। मैं तेजी से उठकर सीधा हो गया। क्या ऐसा संभव है? और क्यों नहीं संभव हो सकता? सोचने में अजीब जरूर है, लेकिन हो तो सकता है। व्योमकेश भी तो यही कहता है कि अगर समस्या का कोई एक रास्ता निकल सकता हो
भले ही वो अटपटा क्यों ना हो, तो उस पर चलना ही बुद्धिमानी होता है। इस मामले में मुझे वही रास्ता अपनाना चाहिए। मैं अपने उस विचार के साथ व्योमकेश के पास जाना ही चाहता था कि वो खुद उठकर वहां आ गया। उसने मेरे चेहरे को देखा तो उत्सुकता से बोला, आहा, लगता है कोई सुराग मिल गया है तुम्हें। जरा हमें भी तो बताओ क्या है। मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन मैंने उसे दरकिनार करते हुए कहा, व्योम, मुझे ना अभी अभी याद आया कि मैंने नंदूलाल बाबू की दीवारों पर कई मकड़ियों को चलते देखा था। मुझे लगता है। व्योमकेश की हंसी फूट पड़ी। तुम्हें ये लगता है कि वो उन मकड़ियों को पकड़कर खा जाते हैं? अजीत, तुम तो वाकई एक महान विद्वान हो। तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है। अरे भाई, वो दीवारों की मकड़ियां अगर कोई खा भी लेगा तो शरीर पर दानों के अलावा और कुछ नहीं होने वाला। उनसे कोई नशा नहीं होता है, समझे? चोट खाए स्वर में मैंने कहा, ठीक है, तो फिर खुद ही क्यों नहीं ढूंढ लेते? व्योमकेश गंभीर मुद्रा में कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने एक चुरुट सिलगाया और बोला, क्या तुम ये नहीं समझे कि कोरे कागज डाक से क्यों आते हैं? नहीं। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि वो उस जूइश औरत को हर महीने पैसा क्यों भेजते हैं? नहीं। और क्या तुम वाकई अब तक ये भी नहीं सोच पाए हो कि नंदूलाल बाबू अपनी उन अश्लील कहानियों में कुछ लाइनें अंडरलाइन क्यों करते हैं? नहीं। क्या तुमने सोच लिया? हाँ, मेरे ख्याल से सोच लिया है, लेकिन जब तक एक तथ्य के बारे में मैं पूरी तरह से निश्चित ना हो जाऊं, तब तक कुछ भी कह नहीं पाऊंगा। और वो एक तथ्य क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं कि नंदूलाल बाबू की जीभ का रंग कैसा है। मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो अब तुम मेरी टांग खींचने पर उतारू हो गए हो, मैंने गुस्से से कहा। व्योमकेश ने चौंक कर कहा, अरे, तुम तो नाराज हो गए। मैं कोई तुम्हारी टांग वांग नहीं खींच रहा हूं। ये पूरा रहस्य सिर्फ नंदूलाल बाबू की जीभ के रंग पर ही निर्भर करता है। अगर उनकी जीभ का रंग लाल है तो मेरा अनुमान सही है। अगर वो लाल नहीं है तो फिर मेरी पूरी थ्योरी गलत है। लेकिन मैंने उनकी जीभ का रंग नहीं देखा, मैंने कहा। अच्छा, कोई बात नहीं, एक काम करो, फ़ोन करके उनके बेटे से पूछ लो। मैं दूसरे कमरे में गया और नंबर ढूंढकर मैंने उनको फ़ोन किया। मोहन अभी तक वहीं था। उसी ने फ़ोन उठाया और जवाब में बोला, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इस बात का कोई मतलब होगा। नंदूलाल बाबू की जीभ का रंग सुर्ख लाल है। ये कुछ अटपटा ज़रूर है क्योंकि वो पान वगैरह तो खाते नहीं, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैंने इशारे से व्योमकेश को बुलाया। उसने पूछा, रंग लाल ही है ना? तो बस हो गई समस्या हल। फिर उसने फ़ोन का रिसीवर अपने हाथ में लिया और बोला, अच्छा हुआ डॉक्टर साहब कि आप यहीं मिल गए। आपकी समस्या सुलझ गई है। जी हाँ, अजीत ने ही सुलझाई है। मैंने तो बस थोड़ी मदद की है। आप तो जानते ही हैं कि मैं उस जालसाज के केस में फंसा हुआ था। उसे भी मैंने सुलझा लिया है। वैसे अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। केवल लाल स्याही की दवात और पेन को उस कमरे से हटा दीजिए। हाँ, बस इतना ही। आप समझ ही गए होंगे। और कल थोड़ा समय निकालकर हमारे यहाँ आ जाइए। मैं आपको पूरी बात विस्तार से समझा दूंगा। नमस्कार। हाँ हाँ, ज़रूर। मैं आपका आभार अजीत तक ज़रूर पहुँचा दूंगा। मैंने आपसे कहा नहीं था कि उसका दिमाग भी आजकल तेज़ धार की तरह हो गया है। और फिर व्योमकेश ने हंसते हुए फ़ोन रख दिया। ड्राइंग रूम में पहुँचने पर मैंने उससे सवाल किया, अब ज़रा बताओ कि ये सब क्या रहस्य है? उसने मुझे बताना शुरू किया। देखो अजीत, सबसे पहला काम ये पता लगाना था कि वो जहर कमरे में घुसता कैसे है। उसके कोई पैर तो है नहीं जो चलकर वहां पहुंच जाए। जाहिर है कि कोई ना कोई तो उसे लेकर आता ही है। अब वो कोई कौन है? 5 लोग कमरे के अंदर जाते हैं, एक डॉक्टर, 2 लड़के, एक पत्नी और एक दूसरा व्यक्ति। ये 4 आदमी तो लाएंगे नहीं। तो रहा वो 5वां व्यक्ति। वो 5वां आदमी है पोस्टमैन। वो हफ्ते में एक बार आता है और जहर उसी के जरिए कमरे में घुसता है। लेकिन लिफाफे में तो कोरे कागज के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, मैंने कहा। अरे यही तो चालाकी है। सब लोग यही सोचते हैं कि लिफाफे में ही जहर होता होगा, इसीलिए लोगों का ध्यान पोस्टमैन की तरफ तो जाता ही नहीं। लेकिन ये पोस्टमैन बहुत ही तेज तर्रार आदमी है। वो कब स्याही की दवात बदल देता है किसी को पता नहीं चलता। रजिस्टर्ड पोस्ट से कोरे कागज भेजने का उद्देश्य है सिर्फ पोस्टमैन के लिए नंदू बाबू के कमरे में घुसने का रास्ता साफ करना।
तुमने अपनी जांच करते समय ये मान लिया कि उस जू औरत को जो पैसा भेजा जा रहा है वो इसलिए कि वो किसी ज़माने में उनकी रखेल रही थी, लेकिन असल में ये रकम उस जहर की कीमत है जो वो औरत पोस्टमैन के जरिए नंदूलाल बाबू तक पहुंचाती है। अब जरा ये देखो, जहर नंदूलाल बाबू के हाथों में कैसे पहुंच जाता है और कोई शक भी नहीं करता। लेकिन अब सवाल ये है कि कमरे के अंदर भी अगर लगातार पहरा रहता है तो वो उसे खाते कब हैं और कैसे खाते हैं। यहाँ पर उनका लिखना काम में आता है। कागज़, कलम और स्याही सब कुछ उनके पास ही है। इन चीज़ों के लिए उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये काम वो बैठे बैठे ही कर लेते हैं। काले पेन से लिखते हैं, बीच बीच में लाल पेन से लाइनें खींचते हैं और जब भी मौका मिलता है लाल पेन के निब को मुंह से चूस लेते हैं। जब पेन में स्याही खत्म हो जाती है तो वे उसे दोबारा भर लेते हैं। अब तुम समझे कि उनकी जीभ का रंग लाल क्यों है। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता लगा कि वो लाल स्याही ही होगी? क्या वो काली वाली स्याही नहीं हो सकती? नहीं, तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि काली स्याही का प्रयोग कितना ज्यादा किया जाता है। नंदूलाल बाबू ये तो कतई नहीं चाहेंगे कि उनकी इतनी कीमती चीज यूं ही बर्बाद होती रहे। इसलिए लेखन के कुछ भागों को ही अंडरलाइन करने के लिए लाल स्याही का इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे केस में 2 ही बातें ऐसी थीं जो अटपटी थीं, जिनका पूरे केस से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए उन दोनों पर ही मुझे शक हुआ। पहली बात, रजिस्टर्ड पोस्ट से कोरे कागजों का आना। दूसरा, नंदू बाबू का धुआंधार लेखन करना और उसमें कहीं कहीं पर लाल स्याही से निशान लगाना। इन दोनों बातों पर जब मैंने गहराई से सोचा तो मुझे केस का सुराग अपने आप मिल गया। और ये देखो, साथ ही मिल गया मुझे मेरा वो जालसाज भी। इतने में ही दूसरे कमरे में टेलीफोन की घंटी बजने लगी। हम दोनों ही उस तरफ दौड़े। व्योमकेश ने फ़ोन उठाकर कहा, जी कौन साहब बोल रहे हैं? ओह, डॉक्टर साहब। जी कहिए। क्या? नंदूलाल बाबू ने हंगामा खड़ा कर दिया है। वो गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। ये तो होना ही था। वो अजीत को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, बेहुदा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है, गलत है, उन्हें रोका जाना चाहिए। क्योंकि उनका मुंह यदि बंद नहीं किया जा सकता तो और तो कोई उपाय नहीं है। जी नहीं, अजीत इसके लिए बुरा क्यों बनाएगा? वो जानता है कि इस दुनिया में अच्छे काम तो निंदा लेकर ही आते हैं। उसे पता है कि फूलों के गुलदस्ते के साथ साथ ईंट पत्थर भी मिलते हैं। यही तो दुनिया है। तो ठीक है सर, उन्हें बकने दीजिए। ठीक है, नमस्कार। व्योमकेश ने फ़ोन बंद कर दिया और हम दोनों जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और उससे भी ज़्यादा ना भूलें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।